कल हमारी क्लास में एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स के शीट के कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, कुछ होमवर्क दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता दिया था ये कैसे सॉल्व होगा। आई होप सॉल्व हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 11 उठा रहे हैं और उसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो सिंपल ही है, 11 होमवर्क में शायद नहीं दिया था, तो मैं एक बार बता देता हूँ। बोला है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में कर्व है y² + 1 = x एंड x = 2। अब ये सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो दैट इज़ अ पैराबोला। लेकिन ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है क्योंकि x-1 दिया हुआ है। अगर y² = x होता तो स्टैंडर्ड पैराबोला होता। वर्टेक्स चाहिए मुझे, तो x-1 को 0 कर लेंगे 1 आ जाएगा, y को 0 कर लेंगे 0 आ जाएगा। अब ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कट कहाँ करेगा, क्योंकि मैंने बताया ही था कि नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला जितने भी होते हैं वो या तो x एक्सिस को कट करेंगे या y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेंगे। तो नाउ द गिवन पैराबोला इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट करेगा किसको? अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप एक बार x को करा के देखिए, एक बार y को, और पता चल जाता है तो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इस टाइप का पैराबोला की हम बात करें, यानी इस टाइप का है ये 4ax, तो ये कैसा बनता है? तो ये जहाँ भी वर्टेक्स होगा उससे ऐसा बनेगा। ठीक, अब ये क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, इसका मतलब y एक्सिस को कट करेगा, मतलब या तो पीछे जाएगा या तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो इंटरसेक्ट y एक्सिस, पुट x = 0 इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन में x की वैल्यू 0, तो y² = आपको मिलेगा -1। इसका मतलब है इमेजिनरी वैल्यू, मतलब डू नॉट इंटरसेक्ट, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा y एक्सिस को। ठीक, अब हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम को। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो वर्टेक्स है वो है 1, 0, मतलब मान लिया यहाँ कहीं है v 1, 0। अब डायग्राम प्लॉट होगा। ये रहा आपका पैराबोला। ठीक है, अब चाहिए मुझे x = 2 लाइन, क्योंकि उसने बोला पैराबोला और x = 2 से बाउंड एरिया। तो x = 2 चाहिए, तो वो 1 अगर ये है तो x = 2 यहाँ कहीं होगा। ये x = 2 से हो गया बाउंड। ये आपका है सेंटर O 0, 0। अब वो एरिया मुझे चाहिए जो बाउंड हुआ है, तो और कुछ तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे जो एरिया चाहिए वो एक तो ये ऊपर वाला चाहिए होगा और एक ये नीचे वाला चाहिए होगा, दोनों चाहिए। ठीक है, और ये पॉइंट लिख लेते हैं हम। ये हो गया मान लीजिए A, ये हो गया B, ये हो गया P। अब मुझे ये एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी स्ट्रिप। स्ट्रिप बना लेते हैं। ये रही आपकी स्ट्रिप। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रिप है ये ऊपर जहाँ टच करेगी वहाँ से तो हमें y मिलेगा। ठीक है, और नीचे जहाँ टच करेगी तो टच कर मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट मिल जाएगी। तो अब हम लिख रहे हैं इसका एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले अब जो स्ट्रिप है वो आपकी V से P जा रही है, मतलब कि 1 से 2, तो लिमिट हो गई 1 से 2।
और केवल ऊपर का एरिया कवर हो रहा है जबकि चाहिए नीचे का भी, तो 2 का मल्टीप्लाई और वाई डी एक्स। अब वाई कहाँ से आएगा, तो वाई जो आपको जो स्टेप है वो ऊपर वाले पैराबोला को टच कर रहा है, पैराबोला के सरकमफेरेंस को, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ x माइनस वन। अब यहाँ पे भी वही है कि प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस माइनस में प्लस ऊपर वाले को मतलब सरकमफेरेंस को बोलेंगे, माइनस नीचे वाले को। लेकिन हम क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो केवल पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 से 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस वन डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दिया x माइनस वन होल पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, लिमिट 1 से 2, ये हो गया 4/3, लिमिट रखी 2 माइनस वन पावर 3/2 और 1 रखेंगे तो 0, 2 माइनस वन 1, 1 की पावर 3/2 इज ऑल्सो 1, आंसर इज 4/3। ठीक, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अब हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 13 आपके होमवर्क थे, तो 14 पे आ रहे हैं हम। अब 14 में हमें क्या क्या गिवन है, 14 है y इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई। इससे बाउंड एरिया मुझे चाहिए, तो पहले तो डायग्राम बनेगा। अब जिन क्वेश्चंस के डायग्राम हमें पता है वो तो हम डायरेक्ट बना लेंगे, जिन क्वेश्चन के डायग्राम हमें नहीं मालूम उनको हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करेंगे, एक आप यहाँ पे टेबल बना लीजिए, उससे थोड़ा आसानी समझ में आएगा। जिनके डायग्राम नहीं मालूम उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब वैसे तो पॉइंट हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने 0 से x बराबर 0 से x इक्वल टू पाई तक ही बोला हुआ है, तो उन्हीं की वैल्यूज़ हम यहाँ पर डालेंगे। x y 0 रख लिया, 0 के बाद π/2 ले लो 90 के डिफरेंस पे, देन पाई ले लो, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आप पॉइंट और भी ले सकते हैं, लेकिन उनको लेने कोई फ़ायदा नहीं, अननेसेसरी वैल्यू, मतलब क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। अब देखो 0 को उठा के हमने इसमें पुट किया यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर 0 0 हो जाएगा, मतलब वैल्यू बची π/2। फिर π/2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा π/2 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि साइन π/2 1 साइन π/2 1 और मल्टीप्लाई में 2 है, तो π/2 प्लस 2 आएगा। पाई रखेंगे तो साइन पाई 0 हो गया, मतलब π/2 अगेन। अब इसको हमें करना है प्लॉट, तो प्लॉट करते हैं। ये आपका हो गया XY प्लेन, इसमें ये हो गया 0, यहाँ हमने ले लिया π/2, यहाँ हमने ले लिया पाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे कुछ ले लेते हैं π/2 और इधर कहीं हो गया पाई। ठीक है, x और y। अब इसको प्लॉट करेंगे तो 0 पे आ रहा है π/2, तो प्लॉटिंग ज़रा ध्यान से करना है। 0 पे π/2, फिर π/2 पे π/2 प्लस 2, तो देखो π/2 तो ये हो ही गया है यहाँ पे, अब प्लस 2 से थोड़ा आगे ही होगा, तो हमने इसको यहाँ कहीं टिक कर लिया। फिर उसके बाद पाई पे फिर π/2, ये आ गया, इन्हें हमने मैच कर दिया। ठीक है, मैच करने के बाद अब एक x इक्वल टू 0 की लाइन मुझे चाहिए और एक x इक्वल टू पाई की लाइन चाहिए। तो x इक्वल टू 0 की लाइन तो ये है ही, एक x इक्वल टू पाई की ओर बना देते हैं, तो ये रही आपकी x इक्वल टू पाई की लाइन। अब जो एरिया हमारा बाउंड होके आया हुआ है वो ये रहा, ये एरिया मुझे फाइंड करना है। तो अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, डायग्राम बन चुका है, अब केवल स्ट्रिप लेके उसे चलाना है और आगे क्वेश्चन को बढ़ाना है कि इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो आप ही कर लोगे, मैं सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिप बना के वही चीज़ समझा दे रहा हूँ। तो हम ले रहे हैं स्ट्रिप, देखो ये रही स्ट्रिप। ठीक है ना, ये रही आपकी स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप चलेगी कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से चलेगी और इस पॉइंट तक जाएगी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लिमिट लग गई, तो यहाँ पे हमने लिखा
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, ठीक, लिमिट हुई आपकी 0 टू पाई, क्योंकि ओ से लेके और पाई तक जा रहा है, मतलब कि इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें ए, तो ओ से लेके ए तक जा रहा है, ठीक है। और ऊपर वाला हिस्सा स्ट्रिप का किसे टच कर रहा है, इस कर्व को। तो कर्व से हमें मिल जाएगी वाई की वैल्यू। व्हाट इज द वाई की वैल्यू, पाई बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस अब इसके बाद सेपरेट करके कर देंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी एक्स, यहाँ पे 0 टू पाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसे इंटीग्रेट कर लो और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इस पे आप लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पहले आ चुका है और इसलिए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय माइनर आर्क, या सर्कल है, ठीक है, कट ऑफ बाई एक्स इक्वल टू ए बाई 2, और चाहिए मुझे माइनर आर्क, इसका एरिया चाहिए। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनेगा। सर्कल है, सेंटर है 0 0 और रेडियस है ए। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे। ये रहा हमारा सर्कल, एक्स इक्वल टू ए बाई 2, बाद में ड्राइव होगा, यहाँ पे हो गया ये ए कॉमा 0, इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ये हो गया सेंटर। अब इस सर्कल में से एक्स इक्वल टू ए बाई 2 लाइन ने कट किया कुछ एरिया, ठीक है। तो वो लाइन हम बनाएंगे, एक्स इक्वल टू ए बाई 2 यहाँ से जा रही होगी, कैसे पता, क्योंकि ओ से लेके ए तक पूरा ए है, तो हाफ इसका ए बाई 2 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया ए बाई 2 कॉमा 0। अब इस, तो आपके पास दो आर्क मिले आपको। पहला आर्क आपको मिला इधर वाला, ये, ठीक है, और दूसरा आर्क इसके पीछे वाला होगा। तो हम इसका नाम दे देते हैं एल एम, तो थोड़ा बताने में भी आसानी रहेगी। ये जो आपको मिल रहा है ना इतना एरिया, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये इसका एरिया फाइंड करना है, क्योंकि उसने माइनर आर्क बोला है। और पी, जो एल ए एम पी, ये आपका माइनर आर्क है, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका मेजर आर्क है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इस एरिया की निकालनी है, ठीक है। अब इस एरिया की वैल्यू निकालने के लिए लॉजिक अपना वही सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका एरिया बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू ए बाई 2 एंड सर्कल। अब चाहिए मुझे स्ट्रिप, तो स्ट्रिप ले लेते हैं। स्ट्रिप यहाँ से चलेगी इस पॉइंट से, पी से, और पी वाले पॉइंट से चल के ए वाले पॉइंट पे एंड हो जाएगा। और क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल है, ऊपर है और नीचे भी है, हमें ऊपर वाला स्ट्रिप का कवर कर लेना है हिस्सा। तो कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, सबसे पहले पी से लेके ए तक गए, मतलब 0 से, सॉरी ए बाई 2 से ए गए, क्योंकि पी पे जो पॉइंट है वो ए बाई 2 कॉमा 0 है। और वाई ऊपर वाले हिस्सा टच कर रहा है सर्किल को, तो सर्किल से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे भी है, तो 2 का मल्टीप्लाई। बस इंटीग्रेशन को हम कर देंगे सॉल्व, तो मिल जाएगा हमें हमारा आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो मैंने शायद होमवर्क दिया था, नहीं भी है तो देख लेते हैं एक बार, डायग्राम बता देता हूँ मैं इसका, अगर आपने नहीं भी कर पाया तो अब कर लेना। 16 बोल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस एक्स। एक कंडीशन तो ये है और एक है वाई एक्सिस। बोला इन दोनों से बाउंड जो एरिया, तो सबसे पहले तो हमें इसे पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, दैट इज़ अ पैराबोला। और नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1।
वर्टेक्स निकालेंगे तो 1,1 आ जाएगा, एक बार x-1 को 0 के इक्वल, एक बार y-1 को 0 के इक्वल। अब ये जब आ जाए तो हमें ये और ध्यान रखना है कि ये जो जो हमारा ये पैराबोला है ये किस टाइप का है। ये इस टाइप का है 4ax, और ये जहाँ भी बनेगा या मतलब जहाँ से मतलब जहाँ भी वर्टेक्स होगा इसका वहाँ से उल्टा बनेगा, क्योंकि ये y² = -4ax टाइप का है। तो इस टाइप के मतलब पैराबोला यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, ये ऐसा बनेगा वर्टेक्स। ये हमने इसके हिसाब से बनाया है 0 0 के हिसाब से, कि आपको टाइप पता चल जाए। अब ओरिजिनल डायग्राम तो अब बनेगा, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले वर्टेक्स लेंगे, वर्टेक्स है 1,1, ठीक है, ये हो गया 1,1। अब फिर वही समस्या, अब ये हमें देखना है कि ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है। नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला एक्स या वाई को कट करेगा तो कहाँ कहाँ कट करेगा, ठीक, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और ये कहाँ कट करेगा इस पर भी देखना है, इस पर भी ध्यान देना है। तो उसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा भैया वाई पे कहाँ कट होगा और एक्स पे कहाँ कट होगा, या केवल वाई पे ही होगा या केवल एक्स पे ही होगा। और पे लिखेंगे द पैराबोला intersect y-axis, so put x = 0 in equation of parabola। पैराबोला की इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दी, 0, y² = 2y। अब y से y कैंसिल नहीं होगा, लेफ्ट साइड में आएगा। जब भी वैल्यू निकालते हैं तो कुछ कट नहीं करते वेरिएबल को। y की वैल्यू 0 और 2, x की वैल्यू पहले से ही 0 है, तो ये 0 0 पे कट करेगा और 2,0 पे कट करेगा, ठीक है। इसलिए अब x एक्सिस को कट करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक। तो अब हम इस डायग्राम को बनाते हैं। तो हमने डायग्राम बनाया, अभी बता दूंगा मैं x को क्यों नहीं कट कर रहा, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे ही मुझे पता चला कि ये ओरिजिन से पास होगा, यानी कि 0 0 से, वैसे ही मैं समझ गया कि अब ये x एक्सिस को कट करने वाला नहीं है। क्योंकि अगर ये 0 से नीचे कट कर रहा होता, मतलब इसमें यहाँ कहीं कट कर रहा होता, इसमें से कहीं पे भी, तो ये x को कट करता हुआ ही आगे बढ़ता। लेकिन अब क्योंकि ये इसको कट नहीं कर रहा, तो क्योंकि 0 से पास हो रहा है, इस वजह से मुझे तुरंत ही पता चल गया कि अब ये जो है ना, इसका मूवमेंट जो है वो 0 0 से हो रहा है, मतलब x भी 0 है और y भी 0 है, और ऊपर वाला मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव में है y। तो ये तो आपका बन गया डायग्राम, ठीक। अब हमको इनके अपने पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। और ये एरिया मुझे फाइंड करना है, शेड वाला, ये वाला, ठीक है, ये पूरा एरिया मुझे फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन आपको ये चीज़ समझाएगा कि जो मैंने कल आपको बताई थी वीडियो में, परसों भी हमने जब समझा था कि आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले जो दिए गए हैं, मतलब जो समझाए गए हैं, वो y/dx के भी हैं, x/dy के भी हैं। अब वहाँ बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ भी रहे थे मुझसे मैसेज में कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्स पे चल के हो रहा है या वाई पे चल के। तो वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको 12th में मिलने वाले हैं वो एक्स और वाई दोनों पे चल के होते हैं, ठीक है, उनमें कोई समस्या नहीं, वो इसी तरीके के दिए गए होंगे। लेकिन कंपटीशन बेस्ड में या जब आप उसमें जाएंगे ग्रेजुएशन वगैरह में, तो वहाँ पर आपको एक्स पे भी चलना पड़ता है और वाई पे भी। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि हमें यहाँ पर वाई पे चलना है से फ़ायदा है या एक्स पे चलने से। कभी कभी हम जल्दी क्वेश्चन करने के चक्कर में भी एक्स पे चल के निकाल देते हैं, कभी कभी एक्स पे चल के नहीं फ़ायदा हो रहा होता है, नहीं जल्दी हो रहा होता, तो हम वाई पे चल के निकाल लेते हैं। तो विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब आप देखते हैं ज़रा, इस पे ध्यान दें। मैं यहाँ पे डायग्राम बना चुका हूँ, अब हम इस पे ध्यान देंगे। इस पे देखिए, इस पे आप एक्स पे चलना स्टार्ट जैसे करोगे, तो यानी कि इस साइड अगर आप मूवमेंट लेते हैं तो इस साइड में एक कर्व आ रहा है आपका, ये हिस्सा आपका कर्व है वी। तो ये पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे आपकी, अगर यहाँ से चलेगा और हवा में आ जाएगी स्ट्रिप, अगर हम एक्स पे चलेंगे तो। जबकि मैंने बोला ही था कि एक्स पे चल के अगर हवा में आ रही है, इसका मतलब है कि हमें एक्स पे नहीं चलना, तो हमें फिर काय पे चलना है, वाई पे, और वाई पे चलने से ही हमें फ़ायदा है। तो ये तो पॉइंट है आपका 0,0, और ये पॉइंट हमने ए ले लिया जो कि आया था 2,0, तो 0,2 सॉरी 0,2। अब हमें वही स्ट्रिप अपनी बना लेनी है और चला देनी है। तो देखिए इसमें स्ट्रिप आसानी से वाई पे चल जाएगी, ठीक है। ये रही आपकी स्ट्रिप,
जो कि बहुत आसानी से आपको एक्स पे जाके तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जब आप ये वाई पे चलाएंगे ना, ज़ीरो से ओ से लेके ए तक, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या बनता है, तो एरिया इक्वल टू ओ से ए तक जा रहे हैं तो ज़ीरो से टू जाएंगे, फॉर्मूला लगेगा एक्स डी वाई, क्योंकि अब हम वाई पे चल रहे हैं तो हमें वाई पे चल के फ़ायदा है। ठीक है, अब वाई कौन सा आएगा, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट तुम्हारा था ये इस स्ट्रिप का, ये कहाँ टच कर रहा है, कर्व को। कर्व कौन सा, ये वाला कर्व। अब इस वाले कर्व से मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्वेश्चन था, मतलब इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस एक्स। मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू, तो 2y माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इसे यहाँ हम प्लेस कर देंगे 2y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसके बाद इंटीग्रेशन, और देन यू फाइंड योर आंसर। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर है, नोट कर लें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इन्हें आप रिवाइज कर लें, बस अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्योंकि डिटेलिंग हो रही है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देखते ही बड़ी खुशी हुई क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है। वाई इक्वल टू 2a एंड वाई एक्सिस, इन तीनों से बाउंड हमें करना है और जो एरिया बाउंड होके आएगा उसको हमें फाइंड करना है। तो हम, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है तो अब इसमें कुछ सोचने का ज़्यादा है ही नहीं। ठीक, सबसे पहले एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये रही वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैराबोला। फिर वाई एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये रहा आपका ओरिजिन, और वाई इक्वल टू 2a चाहिए अब। ठीक, ये लाइन हमें चाहिए वाई इक्वल टू 2a। ठीक है, वाई इक्वल टू 2a हमने मान लिया यहाँ कहीं होगी। ठीक, तो एरिया कौन सा बाउंड होके आया, अब हमें उस पर काम करना है। एरिया बाउंड होके आया ये वाला, ये एरिया, क्योंकि उसने क्या बोला था, कौन कौन चाहिए हमें, एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax चाहिए, एक वाई इक्वल टू 2a चाहिए, और एक वाई एक्सिस चाहिए। इसलिए जो बाउंड एरिया बनता है यही वाला है, इसको हमें फाइंड यहाँ पे करना है। ठीक, तो अब हम ये एरिया फाइंड करेंगे और वही अपना लॉजिक सेम रहेगा। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा और इस ए पॉइंट तक जाएगा 0,2a तक। अब स्टेप इसमें भी वाई पे ही चलानी होगी क्योंकि बना ही वाई पे है पूरा तुम्हारा, तो इसलिए स्टेप इस पे, ये रही, ये रही स्टेप। अब ये चलाएंगे हम और निकालेंगे एरिया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, लिमिट हो गई 0 से 2a, फॉर्मूला हो गया एक्स डी वाई, क्योंकि चल रहे हो वाई पे इसलिए एक्स डी वाई। अब ये एक्स कहाँ से लाएं, तो एक्स हमारा जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, क्योंकि जो स्ट्रिप है वो इसी की सरकमफेरेंस को टच कर रही है, तो यहाँ से आपको वाई की, सॉरी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वो हम यहाँ रख देंगे। रखने के बाद कर देंगे इंटीग्रेशन, उससे मिल जाएगा हमें हमारा रिस्पेक्टिव आंसर। ठीक, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 18 का मैं डायग्राम आपको समझा देता हूँ, इसमें थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो देखो इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, y इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू वाई क्यूब एंड एक्स 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 इक्वल्स टू 0। ये हमें सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए जिससे बाउंड एरिया हमें निकालना है, x इक्वल टू 0। तो अब डायग्राम बनता है। ठीक है, x इक्वल टू वाई क्यूब। अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या आ गया, तो भाई y इक्वल टू एक्स क्यूब आता था, तो अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करें तो हमने जब डायग्राम सिखाए थे भी फंक्शन के, तो ऐसा बनता है y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, लेकिन ये है x इक्वल टू वाई क्यूब, तो ऑब्वियस है कि ये अब ऐसा नहीं बनेगा, ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा इन द सेंस, देखो कैसे, अब ये क्योंकि x और y बदल गए हैं आपस में तो इनके डायग्राम में भी डिफरेंस आएगा। तो अब ये ऐसा बनेगा, ये हो गया आपका x इक्वल टू वाई क्यूब, दैट इज़ योर x, दैट इज़ योर y। अब मुझे क्या चाहिए, y इक्वल टू -1 चाहिए, तो y इक्वल टू -1
बनाते हैं। मान लीजिए ये कहीं ये है y इक्वल टू -1 और चाहिए y इक्वल टू 2, तो ये मान लेते हैं यहाँ कहीं है, तो ये हो गई y इक्वल टू 2। अब इससे जो एरिया बाउंड होकर हमें मिला हुआ है वो हमें फाइंड करना है। ये हो गया O। तो एरिया जो बाउंड होके आया हुआ है वो कौन कौन सा है, और क्या बोला है, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 ये रही, यानी ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना है। और ये वाला, ये दो एरिया मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक, ये एरिया जो हमारे पास आया हुआ है ये, और एक ये हमें एरिया जो ब्लैक वाला और ये जो ब्लू वाला है ये एरिया हमें फाइंड करना है। अब क्या कहा था उसने बोला था x इक्वल टू वाई क्यूब बन गया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू -1 बन गया, और पर्पल वाली नीचे ओरिजिन से नीचे वाली लाइन है। उसके बाद y इक्वल टू 2, ये पर्पल वाली ऊपर वाली लाइन है ओरिजिन के ऊपर। अब इनसे बाउंड हुआ और x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आपका ये रहा। ठीक, ये वाली लाइन, तो x इक्वल टू 0 भी होनी चाहिए, y इक्वल टू -1 भी होना चाहिए, y इक्वल टू 2 भी होना चाहिए, और x इक्वल टू वाई क्यूब। तो यही वो एरिया है जो इसमें हमें मिल रहा है। अब स्ट्रिप बनेगी, तो देखिए ये रही स्ट्रिप। ठीक, ये रही और ये रही, और अब ये एक ही स्ट्रिप है जो नीचे से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि एरिया लिखते हैं हम एरिया बाउंडेड बाई, या एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही सीधा लिख देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या आया वो देखो, सबसे पहले स्ट्रिप चलेगी इस पॉइंट से, ठीक, और जाएगी इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से चलेगी और इस पॉइंट तक जाएगी। मतलब चल कहाँ रही है ये देखना है। तो देखो स्ट्रिप का नीचे वाला पार्ट वाई पे चल रहा है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो इस कर्व को छूते हुए जा रहा है, इस कर्व को। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझना है। पॉइंट पहले तो हम डिसाइड कर लें कि ये पॉइंट क्या क्या है, तो हम इसको नाम डाल देते हैं P, इसको नाम डाल देते हैं Q, ये R और ये S। तो P से लेके पहले तो हम O तक जाएंगे, ये है हमारा O। ठीक, तो लिमिट P पे लिमिट है हमारी -1, क्योंकि ये y बराबर -1 ने कट किया है, तो -1, और फिर O तक गए मतलब 0 तक गए, और फॉर्मूला x dy क्योंकि हम y पे चल रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस, इसके बाद हमारी लिमिट हुई 0, 0 से जाएगी 2, और x dy। अब आपको एक चीज़ सोचनी है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में समझा दी गई थी कि x के ऊपर का कर्व जो आप लेते हैं एरिया, उसमें प्लस लगता है, और जो x के नीचे का कर्व अगर होता है और उसका एरिया लेना है तो वो माइनस के संग जाएगा। सिमिलरली y के राइट में अगर कोई एरिया है तो वो पॉजिटिव, और y के लेफ्ट में अगर कोई एरिया है तो नेगेटिव। तो यहाँ देखिए जो आप P से O चले थे, और SOP वाला जो रीजन हम ले रहे हैं, SOP मतलब नीचे वाला, वो y के लेफ्ट में है। लेफ्ट में मतलब यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा। ये मिस्टेक एग्ज़ाम में होती ही होती है, तो ये ध्यान नहीं रहता, इसलिए इसको ज़रा ध्यान दें। -1 to 0, x की वैल्यू वाई क्यूब, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। बस अब इसके बाद इंटीग्रेशन 4/4 लिमिट -1 से 0, 4/4 लिमिट 0 से 2, लिमिट ओपन, पहला 0 हो गया, दूसरा -1/4 हो गया, प्लस यहाँ हो गया 16/4 -0, 1/4 प्लस 4, आंसर इज 17/4। ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिस्टेक्स जो होंगी
वो आप बहुत ध्यान से ध्यान रखते हुए एक एक चीज़ को सॉल्व करना है कि वाई के राइट का है अगर तो पॉजिटिव, वाई के लेफ्ट का है तो नेगेटिव, एक्स के अप में पॉजिटिव, एक्स के डाउन में है तो नेगेटिव। इसका ध्यान रखते हुए एरिया निकालना है तो सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम पहुंच चुके हैं 17 तक। 17 हो गया हमारा। ये कौन सा नंबर कौन सा था? 18 भी हो गया। अब हम आते हैं दो कर्व वाले क्वेश्चंस पे, जिसमें 19 में कराऊंगा, 20 आप करेंगे, एक ही जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर बीच बीच में आपको हिंट मिलती रहेगी, लेकिन दो कर्व वाले क्वेश्चंस में हमें अब एरिया में फाइंड क्या करना है, कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो समझ लेते हैं पहले। तो अब आप यहाँ हेडिंग डाल दीजिए, एरिया बाउंडेड बाई 2 और मोर देन 2 कर्व्स और लाइंस, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने लिया कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स बी एनी टू कर्व्स इफ दे आर intersect to each other at कैपिटल A जिसके कोऑर्डिनेट A, B हैं एंड कैपिटल B जिसके कोऑर्डिनेट C, D हैं, ठीक। क्योंकि दो कर्व जब कट करेंगे तो दो पॉइंट मिलेंगे। तो अब हम इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स एक ये रहा और y इक्वल टू जी एक्स, दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट मिले दो, एक मिला ये, एक मिला ये रहा ए, ये रहा बी, ये है ए कॉमा बी, ये है सी कॉमा डी। अब मुझे जो एरिया फाइंड करना है वो आपको शेड करके मैं दे रहा हूँ, देखो ज़रा ध्यान से, ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया, ठीक। ये एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कौन सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमसे मिस्टेक्स करवा सकती हैं। और बहुत से लोग दिमाग में आ रहा होगा कि मोर देन 2 वालों में क्या होगा। तो भाई मोर देन 2 वालों में भी यही सेम लॉजिक लगेगा। हम वो जब आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा ही कि उसमें करना क्या, क्योंकि हमें एरिया निकालना होता है कॉमन, ठीक है। तो मोर देन 2 वालों में ऐसा नहीं होता कि 4-5 एरिया आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना होता है, जितने भी कर्व आपको दिए होते हैं वो आपस में कर रहे होंगे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के बाद हमें देखना है कि उनका कॉमन एरिया क्या है, और जब कॉमन एरिया हमें मिल जाएगा तो उसी एरिया को हम फाइंड करेंगे। लॉजिक आपको यही सेम लगाने हैं जो अभी हम लगा के आए हैं या अब लगाने जा रहे हैं, ठीक। ये एरिया हमें करना है फाइंड, जो मैंने पर्पल कलर से कलर कर दिया है, ये एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है वो समझिए। अब दिक्कत इसमें ये आने वाली है कि आपने स्ट्रिप ऐसे ले ली, क्योंकि बुक्स वगैरह में ये ऐसी ही दी होगी, इसीलिए उसमें पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। और ऐसी होगी नहीं, जबकि ये इतना ही हमें स्टेप अगर लेनी है तो ये तो हवा में चली गई ना। मैंने आपको बोला ही था कि यहाँ हवा में कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है कि जो स्टेप आपकी यहाँ पे मिल रही है वो या तो एक्स को टच करनी चाहिए या तो वाई को। तो हम क्या करने वाले हैं अब उस पर ज़रा ध्यान दें। तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कल कि जब भी कोई दो कर्व या एक लाइन एक कर्व या एक दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो कॉर्नर जनरेट होते हैं। कॉर्नर का मतलब होता है ये जो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है ये जनरेट हो गए। इससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि कल ही लिखवा दिया था कि जब आपको कॉर्नर मिले और उसमें लेफ़्ट और राइट में आपके जो कर्व हैं वो अलग अलग हों तो हमें वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना होता। हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब समझना ज़रा इस बात को कि हम इसमें करने वाले हैं क्या। देखिए, ये जो स्ट्रिप है आपकी, इसको मैं पीछे बढ़ा देता हूँ क्योंकि या तो एक्स को टच करेगी या तो
वाई को टच करेगी, तो ये हमने पीछे बढ़ा दी। ठीक है, ये पूरी होगी कंप्लीट। ठीक है ना, पूरी कंप्लीट है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने इसीलिए अलग अलग कलर किए हैं, क्योंकि कुछ बताना है यहाँ पे। वही चीज़ आपको यहाँ पे अब सीखनी है। ये पूरी आपकी एक स्ट्रिप है, पूरी कंप्लीट। कलर अलग अलग कर दिए हैं, जिससे कि जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हो आपके पल्ले पड़ सके। अब ध्यान से सुनो कि हम यहाँ पे होगा क्या। ये जो पर्पल वाला एरिया है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब मैंने स्ट्रिप को चलाना स्टार्ट किया। बहुत ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ समझाऊंगा, इसीलिए हम बिल्कुल ऐसा बना दे रहे हैं जो आपकी समझ में आ जाए पूरी बात। ठीक है, जिससे कि हम जो दिखाना चाहें वो दिखे और एक एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ है मुझे परेशान करती थी जब मैं स्टूडेंट था और समझाने वाले टीचर नहीं होते हैं। ठीक है, वो ये चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया, कहाँ कहाँ पॉइंट होंगे, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। ठीक है, वो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करके वहाँ पे नोट कर देते हैं और फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें समझ में आ गया होगा। लेकिन जब पहली बार कोई आदमी क्वेश्चन कर रहा होता तो उसके संग क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमें उसको डिस्कस करना होता है। ये बन गया आपका डायग्राम। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। आपकी जो स्ट्रिप है वो ए पी पॉइंट से स्टार्ट हुई चलना और क्यू पॉइंट तक गई। ठीक, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a,0, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है c,0। तो हमने अब एरिया बिल्ड किया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, ठीक, ए से लेके सी तक, मतलब पी से लेके क्यू तक पूरी स्ट्रिप चला रहे हैं। तो ये जो पूरी स्ट्रिप चल रही है पूरी कंप्लीट चलेगी। ठीक है ना, पूरी कंप्लीट से मतलब है कि ये इस वाले पॉइंट से चलेगी और इसको छूती हुई जाएगी, ऐसे इसको टच करती हुई जा रही ना। ऊपर का हिस्सा देखो कहाँ टच कर रहा है, हमें ये ध्यान देना है, बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज़। ये वाला हिस्सा इसको टच करता हुआ जा रहा है। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, स्ट्रिप का नीचे का हिस्सा जहाँ टच करता है वो तो लिमिट बनती है। तो यहाँ आपकी लिमिट हो गई ए से सी, और जो ऊपर का हिस्सा टच होगा वो आपका वाई बनेगा। तो ऊपर का हिस्सा टच किधर हो रहा है, तो ज़रा ध्यान दें, ये टच हो रहा है आपका किस वाले कर्व पे, ये हमें बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, ये कर्व हो गया आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स वाला, इस पर टच हो रहा है वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ आ गया एफ एक्स डी एक्स। अब आगे की बात ध्यान से सुनो। जब हमने ये पूरा एरिया निकाला, पूरा एरिया का मतलब है इसमें ये भी आ गया, ये हिस्सा भी आ गया और ये हिस्सा भी आ गया, कंप्लीट आ गया। ठीक, तो अब एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि ये जो एरिया आपका आया हुआ है ये एरिया भी इसमें शामिल हो गया। जब आपने पूरा लिमिट चलाई तो ये एरिया भी मिल गया, जबकि मुझे ये एरिया चाहिए ही नहीं था, मुझे एरिया सिर्फ पर्पल वाला चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुने। अब आप करेंगे, अब इस स्ट्रिप को फिर से चलाएंगे और अब इसे टच करेगी ये, यानी नीचे वाले कर्व को, नीचे वाले कर्व को टच करेगी तो आपको क्या मिलेगी, लिमिट। तो फिर से ये चल रही होगी, कहाँ से लेके पी से चलेगी और क्यू तक जाएगी, मतलब लिमिट तो ए से सी ही ली जाएगी। लेकिन अब ये जो टच करेगा ये किसको टच करेगा, तो ये जब इस वाले हिस्से को टच करेगा, मतलब इसको, ये y इक्वल टू जी एक्स को। तो अब यहाँ पे जी एक्स डी एक्स आएगा। और इसी वजह से फाइनलाइज करके आपको जो फॉर्मूला दिया गया है बुक में, एनसीईआरटी में या आरएसईआरटी में, वो ये दिया है। लॉजिक उसमें यही लगता है जो आपको अभी सिखाया गया है। ये डबल दो कर्व या दो से ऊपर के कर्व जब होते हैं इंटरसेक्ट करके कॉमन एरिया निकालना होता है, तो हमें यही चीज़ याद रखनी होती है कि एक हमारे पास जो स्ट्रिप है वो पहले अपर कर्व को टच करेगी और ए से सी जाएगी लिमिट लगा के, उसमें एक्स्ट्रा हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ये एरिया फालतू, इस एरिया को हमें बाहर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ पर्पल वाला एरिया चाहिए। तो मैंने ये पूरा एरिया निकाल लिया है, मैं बोल के दिखा रहा हूँ, पी ए बी क्यू पी पूरा एरिया, इसमें ही नीचे वाला एरिया भी कवर हो गया। लेकिन अब मुझे इसमें से बाहर करना है, तो अब मैं पी ए बी क्यू में से ऊपर पर पूरे कंप्लीट एरिया में से नीचे वाला एरिया जो है ये वाला, ये एरिया जो इस कर्व को टच करता हुआ जाएगा उसको मैं बाहर फेंक दूंगा। जैसे ही फेंकूंगा मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस हुआ पड़ा है। ठीक है ना, नोट कर लें।
अब हम इस पे एक क्वेश्चन समझते हैं, तब ये हमारी डिटेलिंग समझ में आएगी कि हुआ क्या। तो हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लें, एनसीईआरटी पेज क्वेश्चन है। y इक्वल टू 3x² अपॉन 4। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, दैट इज ए स्टैंडर्ड पैराबोला। एक एंड और क्या है, लाइन है 3x - 2y + 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से बाउंड, तो अब देखिए 2 कर्व, 3 कर्व, 4 कर्व वाले जो क्वेश्चन होंगे उनका प्रोसीजर क्या रहेगा स्टेप बाय स्टेप, कि हमें बेसिकली करना क्या है। ये तो देखिए स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया, ये हो गई लाइन जिसको हम फिर सॉल्व करेंगे। पहले तो डिवाइड किया, जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जाम में बिल्कुल वैसा ही करना है। इक्वल टू 1। ये आपके पास लाइन आ गई। अब आगे की बात सुनिए, डायग्राम बनाने पे जाने से पहले पहले हमें ये पता कर लेने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस को कट करेंगी, कहाँ कहाँ कट करेंगी, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे। क्योंकि अभी तक हम जो क्वेश्चन करके आ रहे थे वो सिंगल कर्व के थे। अब कर्व या लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या 2 कर्व होंगे, 2 से ज़्यादा कर्व भी हो सकते हैं, 2 लाइनें भी हो सकती हैं। तो हमें पहले सारी सारी मतलब संभावनाएं यहाँ पे एक तरीके से लिख लेनी है। हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, दे आर, क्योंकि देखो पैराबोला तो कहीं नहीं कट करेगा, क्योंकि पैराबोला है स्टैंडर्ड, तो वो तो अब सीधे लाइन को ही कट करेगा। इसलिए यहाँ पे और कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा द लाइन, इसको हम नाम दे देते हैं लाइन पी क्यू, इंटरसेक्ट दी पैराबोला। हमने लाइन और इंटरसेक्ट करवाई है पैराबोला से। अब करेगी कैसे, हम क्या करेंगे, आपको ये बताया था कि जब 2 लोग इंटरसेक्ट करते हैं तो एक से y की वैल्यू हमें निकालनी है और दूसरे में पुट कर देनी है। वो कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो 3x² / 4, ठीक है, ये यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बता दिया आपको। अब मैं अलग से कर रहा हूँ ये काम। देखो y इक्वल टू 3x² / 4 पुट इन द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। पी क्यू में हम रख देंगे, तो यहाँ क्या आया, कहीं भी रख दो, यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, इक्वेशन सेम ही है। 3x - 2 ब्रैकेट 3x² / 4 इक्वल टू -12। सॉल्व करो इसको, 2 से ये गया, 3 पूरे में जा रहा है, 2 का एलसीएम ले लिया, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फैक्टर करेंगे इसके, ठीक, करो फैक्टर। 4x + 2x - 8 इक्वल टू 0, x - 4 और x + 2, x की एक वैल्यू 4 आ गई, एक वैल्यू x इक्वल टू -2। अब y की चाहिए, तो ये जो वैल्यूज आएंगी ये किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। x इक्वल टू 4 उठाया हमने और पुट कर दिया लाइन में या कर्व में, कहीं भी पुट कर दो, ठीक है, कहीं भी। y इक्वल टू 3/4 × 16, y की वैल्यू आ गई 12। अब x इक्वल टू -2 उठाया, पुट कर दिया, 3/4 × 4, 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू 3। तो हमें जो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट हम a ले लेते हैं जिसका नाम है 4,12, और दूसरा पॉइंट हम b लेते हैं जिसका है 2,3, वो यहाँ से हमें मिले हैं। ये हमें पता चल गया कि ये लाइन जो है पैराबोला को यहाँ कट करेगी। अब बनेगा डायग्राम। अब डायग्राम बनाते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को करना है। सिस्टमेटिकली आप क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। सबसे पहले पैराबोला x² इक्वल टू 4ay टाइप का ऐसा हो गया। अब प्लॉटिंग होगी लाइन की, ये हो गया x,
ये हो गया -x। ठीक, ये आपकी y एक्सेस। प्लॉटिंग कैसे होगी, एक लाइन की प्लॉटिंग कर रहे हैं अभी हम। x पे -4, y पे 6। x पे -4, यहाँ पे मान लीजिए m, और y पे 6 यहाँ ले लेते हैं n, और दोनों को मैच कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ऊपर जाएगा, जब लाइन आगे बढ़ेगी तो ये कट करता हुआ जाएगा। तो एक पॉइंट मैं कहीं और लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, ये ऐसे गया। ठीक, और ये जो पैराबोला है ये आगे खुल के चलता है, तो ये यहाँ कहीं कट करेगा जाके। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आपको मिला था -2, 3 जो पहले लिखा हुआ था। अब दो इंटरसेक्शन पॉइंट आए, एक ये रहा और एक पॉइंट आपका ये रहा। दो पॉइंट मिले हमें यहाँ से। ठीक, अब इन पॉइंट को हमने क्या क्या लिया था, एक ए था तो ये हो गया 4, 12, नहीं सॉरी -2, 3, ये बी है। कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि ये वाला पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप जा रहे हो तो इसका मतलब है -2, 3 सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो दैट इज़ योर बी। -2, इसका भी ध्यान रखना, ये हो गया 4, 12 क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमें जो एरिया फाइंड करना है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो हमें जो एरिया फाइंड करना है वो अब ये वाला है। अब ये एरिया हमें फाइंड करना है जो पर्पल आपको दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि हवा में स्ट्रिप नहीं रहेगी तो आपको टच करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले वो हम स्ट्रिप बनाते हैं। बहुत ध्यान देंगे, स्ट्रिप का ही खेल है सारा, यानी ये ऐसी ही नहीं रहेगी हवा में। ठीक है, आपको बुक वगैरह में दिखेगी तो वो ऐसी ही बना देते हैं, लेकिन समझना आपको खुद पड़ेगा। तो मैंने जो बताया हुआ है उस पर ध्यान दें। तो अब ये इधर टच करेगी यहाँ पर नीचे, और ऐसे चलती हुई आगे बढ़ेगी। तो अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें वो ध्यान से सुनते हैं। हम जब इस स्ट्रिप को चलाना स्टार्ट करेंगे तो ये इसी हिस्से से चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ वाले परपेंडिकुलर से। और आपको बताया भी था कि जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉर्नर डेवलप होंगे। तो कॉर्नर डेवलप हुआ एक बी और एक ए, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, कि कहाँ तक हम स्ट्रिप को चलाएँ। यहाँ एक पॉइंट मिला टी, यहाँ एक पॉइंट मिला एस, ये हो गया 4, 0, और ये जो टी वाला पॉइंट है ये हो गया -2, 0। अब हमारा सीन क्या है, हम आपको दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ कि हमें करना क्या है, और मैं लिख के और बताऊँगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, सबसे पहले तो हम इस लिमिट की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम एरिया ले कौन सा रहे हैं पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए। तो हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ TBAST, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है ना TBAST, इस पूरे का एरिया मैं निकालूंगा। अब जो पूरा एरिया निकाल लूँगा तो एक प्रॉब्लम आएगी नई, वो क्या है, ये एरिया मुझे फालतू में मिल गया होगा। जब हम इस स्ट्रिप को चलाएंगे तो ये एरिया मेरे को फालतू मिल रहा है। ये जो मैं लाइट ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूँ, ये एरिया मेरा फालतू वाला एरिया है। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया ये फालतू है। जब हम स्ट्रिप चलाएंगे तब, ठीक है, ये एरिया मेरा बेकार में है, इसको मुझे बाहर करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब आपके समझ में आया क्या करना है। हवा में स्ट्रिप रहनी नहीं चाहिए, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है कि स्ट्रिप आपकी हवा में नहीं रहेगी। आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है पहले, TBAST का। अब इस पूरे में जब स्ट्रिप चलती है तो आपको ये जो ब्लू स्काई ब्लू वाला एरिया ये फालतू मिल जाता है, तो इसको मुझे करना पड़ेगा बाहर। तो एरिया ऑफ, इसका नाम हम डाल देते हैं O। तो एरिया ऑफ TBOT, ये एरिया बाहर जाएगा, और साथ में एरिया ऑफ OSAO, ये एरिया बाहर जाएगा। मतलब दोनों जो स्काई ब्लू एरिया हैं ये हमारे बाहर चले जाएंगे। तो करिए बाहर। अच्छा, अब क्या होगा,
अब हमारी जो स्टेप है वो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुई और इस पॉइंट तक गई, टी से लेके एस तक, तो -2 से 4 लिमिट हो गई। टच किसे कर रही है, ये ऊपर का पार्ट किसको टच कर रहा है, ये लाइन को टच कर रहा है। व्हाट इज द लाइन, लाइन इज ये रही लाइन। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हम x पे चल रहे हैं, तो क्या आ जाएगी हमारी y की वैल्यू, यहाँ से y आ जाएगा y इक्वल टू 3x + 12 डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो 3x + 12 डिवाइड बाई 2। अब इसमें से कौन सा एरिया बाहर जाना है, एरिया ऑफ TBOT, मतलब पहला स्काई ब्लू एरिया -2 से चलेगा, यानी कि इस पॉइंट से चलेगा और इस पॉइंट तक जाएगा, टी से लेके ओ तक, मतलब -2 से 0। और टच किसे करेगा, अब ये टच करेगा पैराबोला को, तो पैराबोला से हम निकाल लेंगे y की वैल्यू 3x² / 4 dx। फिर माइनस होगा एरिया ऑफ OSAO, यानी कि अब यहाँ से चलेगी इस पॉइंट से और एस पॉइंट तक जाएगी, ओ से एस तक जाएगी, तो लिमिट हो गई 0 से लेके 4 तक, और अभी भी पैराबोला है। अब आप लास्ट वाले दोनों को कंबाइन कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक, क्योंकि माइनस कॉमन ले लें तो ज़रा ध्यान देना, ये -2 से 0 है 3x² / 4, और ये 0 से 4 है 3x² / 4। कर्व सेम है तो दोनों के कंबाइन हो जाएंगी लिमिट, क्या हो जाएगा 3x + 12/2 dx -2 to 4 3x² / 4। और अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो ऐसे ही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के करना था, बट हमने इसको तोड़ के किया हुआ है बहुत आराम से डिटेल में, तो समझ आया आपको कि 2 कर्व वाले क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर निकाल लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। अब इसके बेस पे आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप करेंगे, और बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल। आज का वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो आप क्वेश्चन करेंगे 20, बिल्कुल ऐसे ही करना है, उसके बाद 21, ठीक है, 20 21 दोनों क्वेश्चन टिक कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये बहुत आसानी से होने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं, आप जो कर सकें वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। बस ये क्वेश्चन आज आप अटेम्प्ट करिए जिससे कि आपकी 2 वालों की प्रैक्टिस भी हो जाए। बाकी के क्वेश्चन हम लोग करते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।